हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th की साइंस के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स को कवर करेंगे। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एक बहुत ही छोटा पार्टिकल्स होता है जिसे हम लोग अपनी नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते हैं बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल। टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एटम कि इस एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। सो टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट learn about the structure of the atom. Structure of the atom. आज की सिनेरियो में हम लोगों ने देखा है कि जो हमारा एटम्स होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। जो आज का स्ट्रक्चर है एटम का, उसमें एटम क्या है, बना हुआ है इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, प्रोटॉन से मिलकर बना है और तीसरा है न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स हमारा निगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज से बना होता है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। लेकिन एटम की इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स से मिलके बनने के पीछे बहुत सारा रिसर्च है। तो सबसे पहले इस एटम के बारे में जो स्टडी किया था डाल्टन्स ने। तो हमारा डाल्टन्स का जो मॉडल है, डाल्टन्स मॉडल। डाल्टन्स के टाइम तक हम लोग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो एट दैट टाइम इलेक्ट्रॉन्स क्या था, मतलब एटम्स क्या था, इनडिविजिबल। टिल दैट टाइम एटम्स वाज इनडिविजिबल, यानी उसका फर्दर डिवीजन नहीं था। जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। बट डाल्टन्स के टाइम में, बहुत पहले की बात है, इस चीज की जानकारी नहीं थी। दूसरा मॉडल हमारे पास आया डाल्टन्स के बाद, जो स्टडी किया वो जे थॉमसन ने किया। जे थॉमसन ने एटम्स के बारे को कहा कि इट इज लाइक ए स्फेरिकल बॉडी की तरह है। और इन्होंने इसको जैसे वाटरमेलन का कॉन्सेप्ट दिया, या आपका क्रिसमस पुडिंग की तरह से कहा। वाटरमेलन में क्या होता है, वाटरमेलन मॉडल, क्रिसमस पुडिंग। या इन्होंने वाटरमेलन जैसे वाटरमेलन में हमने देखा है कि जो इडिबल, रेड इडिबल पार्ट्स होता है, और दूसरा जो ब्लैक सीड्स होते हैं, ब्लैक सीड्स को इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की बात कही कि इलेक्ट्रॉन्स है, और जो रेड इडिबल पार्ट्स है जिसको हम लोग खाते हैं वो बोले पॉजिटिव चार्ज है। तो जे थॉमसन ने कहा कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ओवरऑल एटम जो है न्यूट्रल होता है, लेकिन उसका जो शेप है वो वाटरमेलन या क्रिसमस पुडिंग की तरह होता है। अल्टीमेटली बाद में ये चीज़ें गलत साबित हुई, बट बिगिनिंग में इस तरह से इन लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया। तीसरा फिर हम आते हैं रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का मॉडल ऐसा है कि जैसे हमारा प्लैनेट्स होते हैं जो सन के चारों तरफ रिवाल्व करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। ऐसे इन्होंने कहा था कि जो एटम है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, यानी जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ रिवाल्व करते हैं, जैसे
सन के चारों तरफ हमारे जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, अर्थ, मार्स, वीनस, सैटर्न, जुपिटर, इस तरह से ये रिवॉल्व करते हैं। इन्होंने किस मॉडल का नाम दिया? न्यूक्लियर और प्लेनेटरी मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल क्या था? न्यूक्लियर प्लेनेटरी मॉडल। प्लेनेटरी मॉडल। तो इस तरह से, बट न्यूक्लियर के मॉडल में एक ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूक्लियर, ड्रॉबैक्स इसमें क्या था? तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस है, पहले ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूक्लियर, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। क्या ड्रॉबैक्स था? रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन में होता है। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो एनर्जी रेडिएट करता है। अब एनर्जी रेडिएट करेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होगी। अब एनर्जी कम होगी तो उसका जो पाथ है वो थोड़ा रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा, और ऐसा करते करते वो एक दिन न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा, और इस तरह से जो एटम का एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। और इस तरह से रदरफोर्ड का ये जो मॉडल है क्या हुआ? एक तरह से अनस्टेबल हो गया। तो ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी, सिंस ड्यूरिंग revolution during revolution in circular path, electrons radiate energy, electrons radiate energy and finally fell into the nucleus, and finally fell into nucleus। सो क्या हुआ? जैसे मान लो यहाँ पर न्यूक्लियस है, जैसे न्यूक्लियस, electrons are revolving like that in big path. Up since they are uh, radiating the energy, so they will lose their energy, and ultimately what will happen? Their जो orbit है वो decrease हो जाएगा, and a time will come when the electrons fell into nucleus. So stability of, in this way, stability of atom does not exist. So इनका मॉडल फेल था। इस मॉडल को इंप्रूवमेंट्स किया नील्स बोर ने। सो नील्स बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ द एटम क्या है? नील्स बोर जो नए साइंटिस्ट हमारे आए जिन्होंने इस पर फर्दर स्टडी की, नील्स बोर्स मॉडल ऑफ द एटम,
मॉडल ऑफ द एटम। नील्स बोर मॉडल ऑफ एटम में जस्ट इतना ही चेंज था कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस तो क्या होता है, एनर्जी रेडिएट नहीं करते, इन्होंने बोला था, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल्स में ही रिवॉल्व करते हैं। इन्होंने इतना ही बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसा नहीं है एट रैंडम किसी भी ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं, दे कैन रिवॉल्व ओनली इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स। क्लियर? उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे फर्दर क्लासेज में, जिसके लिए लीनियर मोमेंटम का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो ns/2 पाई NEH/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, दैट वी विल स्टडी इन हायर क्लासेस। अभी स्टेज में इतने पढ़ो, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स only certain special orbits known as discrete orbits, known as discrete orbits, known as discrete orbits of electrons are allowed, of electrons are allowed, are allowed inside the atom, inside the atom, inside the atom। और दूसरा क्या हो गया, वायर रिवॉल्विंग, जब ये इस डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमते हैं तो किसी तरह की एनर्जी को रेडिएट नहीं कर सकते हैं। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, वाइल रिवॉल्विंग, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स the electrons do not radiate energy, the electrons do not radiate energy, energy क्या मतलब कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे तो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे, नहीं अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेंगे। और जब एनर्जी लॉस नहीं करेंगे तो क्या होगा, इनकी एनर्जी जो ऑर्बिट है वो डिक्रीज नहीं होगा और अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं करेंगे, तो ये स्टेबल रहेंगे। इस तरह से जो एटम का स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी। क्लियर? तो ये चार साइंटिस्ट थे जिनका बहुत कंट्रीब्यूशंस रहा है एटम के स्टडी में। डाल्टन्स मॉडल, जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और नील्स बोर मॉडल। क्लियर? तो इस तरह से देखा जाए तो अभी हमने जो पढ़ा कि एटम्स, आज की स्टेज में जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस का मास हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। उस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है किसको किसको जाता है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसने की, अगर आपसे पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको श्रेय जाएगा, जे थॉमसन, जे थॉमसन, जे थॉमसन को। बहुत पहले की बात है, 1897 के आसपास की बात है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। देन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस,
डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसको रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने किया था, ये 1911 के आसपास किया था। फिर हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स का श्रेय भी रदरफोर्ड को ही जाता है। वैसे तो और भी साइंटिस्ट ने इस पर काम किया था, पर रदरफोर्ड को ही आता है, क्योंकि इन्होंने ही इसका नाम प्रोटॉन्स रखा था। पहले कैनार रेज वगैरह की बात हुई थी अदर साइंटिस्ट के द्वारा। और लास्ट में हमारा जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस में होता है, इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी चैडविक ने, चैडविक। ये थोड़ा लेट हुआ था 1932 के आसपास। ठीक, तो इस तरह से आइटम में हमारी जो चीज़ें होगी मेन जिनसे आइटम्स बना होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का, सॉरी एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सिंबल ऑफ एटम्स। सिंबल, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। कोई भी एटम होता है, जैसे कोई एक्स एटम है, मान लो कोई आइटम है एक्स है, यहाँ पर एटॉमिक मास होता है और यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है। ये क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, इसको कई बार हम मास नंबर भी बोलते हैं, मास नंबर भी हम बोल देते हैं, मास नंबर। और दूसरा जेड जो है वो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर। तो और जो एटॉमिक नंबर जो होता है, और ए माइनस जेड, ए में से जेड को जब माइनस कर देते हैं तो ये होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। और ये जेड जो होता है, आप ये कह सकते हो एटॉमिक नंबर जो होता है, यही आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यही होता है, या फिर प्रोटॉन्स भी यही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्लोरीन ले लिया मान लो, क्लोरीन, ये क्लोरीन का एटम है, यहाँ पर ए जो है एटॉमिक मास कितना हो गया इसका, एटॉमिक मास कितना है 35, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएंगे, प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, वही एटॉमिक नंबर जो होता है 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे 17, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स that is 35 minus 17 that will be 18। तो इस तरह से क्लोरीन एटम में, क्लोरीन एटम्स का जो क्लोरीन एटम्स है उसमें क्या क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए कितना 17, प्रोटॉन्स हो गए कितना
17 और न्यूट्रॉन्स हो गए कितना 18। इस तरह से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में। अब जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्ट्रीब्यूशन, पहले बात तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक जनरल फार्मूला याद रखना, फार्मूला 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। जैसे फर्स्ट सेल में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में, फर्स्ट सेल में कितने हो जाएंगे 2 इंटू 1, एन की जगह हमारा तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड सेल में कितने आ जाएंगे, सेकंड सेल में सिमिलरली इन प्लेस ऑफ एन पुट 2, so 2 into 2 square will be what, 2 into 2 into 2, that will be 8 electrons. Similarly third cell में what are the number of electrons, 2 into 3 square in place of 2 into 3 into 3, 18 electrons. Similarly फोर्थ सेल में कितने हो जाएंगे, फोर्थ सेल में 2 into 4 का स्क्वायर will be what, 2 into 4 into 4, that is 32 electrons. Clear? अब सपोज सोडियम एटम है, सपोज सोडियम एटम है, सपोज सोडियम लेते हैं, सोडियम, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 11 में से, दूसरे में 8 जाएंगे और तीसरे में बचा 1। तो इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये सोडियम एटम है, फर्स्ट में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कर दिया। n इजिकल टू 1 में, n इजिकल टू 2 में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और फिर एक और इलेक्ट्रॉन्स बचा, तीसरे में कितने जाएंगे, थर्ड जो सेल बची n इजिकल टू 3 में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको कई बार हम k, इसको सेकंड को l और इसको हम m भी लिखते हैं, k l m n, इस टाइप से करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। k मतलब n इजिकल टू 1, l इज n इजिकल टू 2, m n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 4। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। सपोज क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इलेक्ट्रॉन हो गए 17, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, फर्स्ट में क्लोरीन एटम का, क्लोरीन जो है क्या बनेगा, इसका क्लोरीन का क्या बनेगा एटम भाई, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, बचे तीसरे में 7। तो फर्स्ट में आपके 2 हो गए, सेकंड में कितने जाएंगे 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और जो थर्ड सेल है, थर्ड सेल उसमें कितने जाएंगे 7 हो गए। तो डाल दो 1, 2, 3,
4 5 6 और 7। क्लियर? तो इस तरह से वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स। अब एक वैलेंसी की बात कर लेते हैं। वैलेंसी, वैलेंसी वैलेंसी में नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, number of last electrons in the outer cell, number of electrons in the outer cell. Simply we can say number of electrons in outer cell, outer cell, any number of electrons in outer cell. जैसे सोडियम, सोडियम के आउटर सेल इसका होता है टोटल कितना, 11। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 8 और 1। सो वैलेंसी क्या हो गई, 1। दिस इज द वैलेंसी। एल्युमिनियम, इसके 13 होता है एटॉमिक नंबर, इसका कितना हो गया, 2 8 8 एंड 3। सो दिस इज व्हाट, वैलेंसी हो गई इसकी। कार्बन, कार्बन कार्बन का होता है 6, तो इसको हो गया 2 एंड 4। तो वैलेंसी कितना हो गई, 4 इज द वैलेंसी। लेकिन अगर किसी एटम के आउटर सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 5 6 या 7 या 8, तो उसकी वैलेंसी हो जाती है 8 में से माइनस कर। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन के आउटर शेल में कितने होते हैं, 2 8 एंड 7। अब यहाँ 7 है तो क्या करेंगे, 8 माइनस 1, 8 माइनस 7, तो वैलेंसी कितना हो गई, 1। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। क्लियर? तो अगर 1 2 3 या 4 है आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, तो उनकी वैलेंसी 1 2 3 या 4 हो गई। लेकिन अगर 4 से ज्यादा यानी 5 है तो 8 माइनस 5 3, 6 है तो 8 माइनस 6 2। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो गए कितना, 2 और 6। क्लियर? तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी क्या हो जाएगी, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2। क्लियर? तो इस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं, वैलेंसियन निकाल सकते हैं। अगर किसी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। क्लियर? तो इन दिस वे वी हैव कवर्ड व्हाट इज द एटम। एटम हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इन यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया था, जिसमें डाल्टन्स हैं, जे थॉमसन है, रदरफोर्ड हैं, नील्स बोर हैं। ठीक है, इन सब ने एक इन्वेंशन किया, स्टडी किया और एटम की जो आज की स्टेज है उसको यहाँ तक लेकर के आए। तो आज हम जानते हैं कि जो हमारा एटम है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से एटम का आज का जो स्ट्रक्चर है और साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है, हमने उसके बारे में जस्ट ब्रीफ आइडिया में स्टडी किया। और अब हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में जान सकते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूटर निकाल सकते हैं, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, प्लस
न्यूट्रॉन, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो मैक्सिमम मास जो होता है एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। और यही रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल के ऊपर, जब अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग की थी, तो उन्होंने ये निकाला था कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम है वो खाली है, वैकेंट है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। Further we'll be study about the this chapter in the next video. Thank you very much.